पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। दो अभिलेखों में मिलता है, एक प्रयाग अभिलेख में मिलता है और एक अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या उनके सेनापति पशुबलि को बंद कर दिया गया था, प्रथम शिलालेख। और 13वां जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, इसमें कलिंग वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस। मित्रों, आज हम लोग भारत का इतिहास के 6वें पार्ट यानी प्राचीन इतिहास का 6वां भाग जो है मौर्य वंश, इस पर चर्चा करेंगे। मौर्य वंश के बारे में हम लोग देखते हैं क्या नंद वंश की बात हमने बताया था, जिसे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठे। उस समय इनकी उम्र 25 साल थी। चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासक बने 25 साल की उम्र में ही शासक बन गए थे। 322 से मौर्य वंश 322 बीसी से 184 बीसी तक रहा। लगभग 150 साल तक इन लोगों ने शासन किया मौर्य वंश में। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 ईस्वी तक शासक रहा। 25 साल शासन किया था इन्होंने। इन्होंने जो शासन किया था, इनके बारे में अलग अलग साहित्यों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, जिनको जानना जरूरी है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उनको क्षत्रिय भी कुछ लोगों ने कहा है साहित्य में, कुछ ने शूद्र कहा है, कुछ ने बिल्कुल निम्न कुल का कहा है। तो किस साहित्य में क्या कहा गया ये देख लेते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्र कहा गया, ब्राह्मण साहित्य में इनको शूद्र कहा गया है, शूद्र यानी निम्न कुल का। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में भी इनको विलखल यानी शूद्र कहा, निम्न कुल का कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में भी इनको विलखल यानी निम्न कुल का कहा गया है। जबकि बौद्ध एवं जैन साहित्य में इनको क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध यानी क्षत्रिय और शूद्र दो भी चीजें कही गई। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैन साहित्यों में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले व्यक्ति थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ने इनको जैन धर्म में दीक्षित किया था। यूनानी साहित्यों में इनको सेंडोकोट्स और एंडोकोट्स के रूप में वर्णित किया गया है। तो सेंडोकोट्स के रूप में जो कहा है वो कुछ विद्वानों ने कहा है, जैसे स्ट्रेबो, जस्टिन और फिलार्कस ने सेंडोकोट्स कहा है इनको। सेंडोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहले पहचानने वाले वैज्ञानिक जो थे लेखक, वे विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स ने सेंडोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में बताया। कुछ यूनानी साहित्यों में इनको एंड्रोकोट्स कहा गया। पूछा भी जाता है सेंडोकोट्स किसने, कौन कहा है इनको, तो स्ट्रैबो, जस्टिन और फिलार्कस। उसी तरह से प्लूटार्क और एरियन ने इनको एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही लिखी गई मेगास्थनीज की एक प्रमुख पुस्तिका है इंडिका। इंडिका में उस समय के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण चीजें मिल सकती है मेगास्थनीज के रूप में। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो है राजनीतिक चीजें लिखी हुई। अरे राजनीतिक शास्त्र होता है यानी अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं और जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, किंतु यह राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी, इन्होंने जैन पद्धति की उपवास पद्धति द्वारा अपना शरीर त्याग किया था। 297 बीसीई में कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु के साथ और वहां पे श्रवणबेलगोला में अपना शरीर, आत्मा को त्याग किया था। उस पद्धति को कहा जाता था सल्लेखना पद्धति। पूछा भी गया है सल्लेखना पद्धति। पूछा गया है जैन धर्म के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति द्वारा अपना शरीर त्याग किया था, तो वो पद्धति है सल्लेखना पद्धति। इसमें भूखे प्यासे रहकर और अपने शरीर मृत्यु तक ये लोग भूखे प्यासे रहते हैं और अंतिम क्षण में का प्राण पखेरु उड़ जाता है यानी मृत्यु हो जाती है, और उस पद्धति को कहा जाता है सल्लेखना पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर,
उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और सेल्यूकस निकेटर ने हारने के बाद संधि की और 5000 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य से लिया था। बदले में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था और कुछ प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, दहेज के रूप में समझ लीजिए। पूर्वी अफगान का क्षेत्र यानी पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र दे दिया था, बलूचिस्तान का क्षेत्र दे दिया था और सिंधु नदी के जो पश्चिम का क्षेत्र था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गया था इस संधि के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार, मृत्यु के बाद क्या, उनके जब दक्षिण में चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य तो उन्होंने अपना राज बिंदुसार को सौंप दिया था। बिंदुसार 297 ईस्वी में शासक बना और 273 ईस्वी तक वो शासक रहा। इन्हें यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा है, यानी अमित्रघात। देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है, सैंडोकोट्स, एंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, जबकि अमित्रोचेट्स कहा गया है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे यूनानी लेखकों में। जबकि इन्हीं बिंदुसार को ही वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है, वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है, जब और जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया, सिंहसेन। बिंदुसार का जो प्रमुख कार्य था, इन्होंने दक्षिण विजय किया, यानी दक्षिण के कई राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित किया विजय करके। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। प्रथम विद्रोह दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा था और दूसरा विद्रोह दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। आजीविकों को संरक्षण देने वाला पहला शासक जो था वो था बिंदुसार। पूछा गया है महत्वपूर्ण प्रश्न, आजीविकों को संरक्षण देने वाला पहला शासक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। इनकी मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व हो गई थी। इनके समय में 2 महत्वपूर्ण राजदूत भारत में आए थे, इनके राज दरबार में आए थे। तो एक पहला था डायमेकस और दूसरा डायनोसियस। डायमेकस यूनानी शासक जो थे एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ये कई बार गलतियां होती हैं इसमें कि डायमेकस किसके समय में आया था, किसका राजदूत था, डियोनिसियस किसका राजदूत था। तो डायमेकस जो शासक था वो यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। दूसरा डायनिसियस जो था वो मिस्र के शासक फिलाडेल्फियस या टालमी द्वितीय का राजदूत था। तो 2 थे, यूनानी शासक का एक राजदूत था और एक मिस्र का राजदूत था, डायमेकस, डायनिसियस। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक शासक बन गया था, किंतु 4 साल अपने भाइयों से लड़ते हुए व्यतीत हुआ। तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में। ये शासक 273 में बन गया था, किंतु जो उचित पद्धति द्वारा यानी राज्याभिषेक द्वारा शासक बना 269 ईस्वी में और इसका शासनकाल रहा 232 BCE तक। शासक बनने से पहले ये उज्जैन का राज्यपाल था। इसने 262 ईस्वी में कश्मीर और खोदान का विजय किया, कुछ क्षेत्रों को यहाँ विजय कर लिया था। 261 ईस्वी पूर्व इन्होंने इसका अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप लाखों की संख्या में लोगों को मारे जाने के बाद इनका मन विचलित हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला व्यक्ति था उपगुप्त। बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था इनको उपगुप्त ने। बौद्ध धर्म से पहले अशोक शैव मत को मानने वाले थे। इनकी जो माता थी वो सुभद्रांगी थी, जो चंपा की राजधानी थी, यानी अंग चंपा की राजकुमारी थी। उपगुप्त ने इन्हें दीक्षित किया था और इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के समय में बिहार यात्राएं हुआ करती थी। बिहार यात्रा में लोग शिकार करना, मनोरंजन के अन्य साधनों को प्रयोग करते। उस यात्रा को अशोक ने धम्म यात्रा में परिवर्तित किया और लोगों से कहा धम्म यात्रा करिए और जो गरीब हों, वृद्ध हों, भिखारी हों, शरणों हों, उन सबको दान करें और परोपकार का कार्य
करे। तो इस तरह से बिहार यात्रा को धम्म यात्रा में परिवर्तित कर दिया था अशोक ने। धम्म यात्रा के दौरान अशोक सबसे पहले 10वें वर्ष अपने कार्य के 10वें वर्ष कौन से 269 में शासक बना था, उसके 10वें वर्ष यानी 259 में 60 या 59 में वो सबसे पहले बोध गया गए। 10वें वर्ष में सबसे पहले कहाँ गए, बोध गया। फिर 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए और लुम्बिनी के ग्राम को उन्होंने कर मुक्त कर दिया था। लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। इन्होंने धम्म यात्राएं जो की उनमें नैतिक आचार विचार इस पर जोर दिया। 14वें वर्ष शासन के 14वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति की बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति किस वर्ष की थी। तो अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति 14वें वर्ष की थी। अशोक ने जो अभिलेख लिखने की कला सीखी थी या प्रेरणा ली थी वो थे दारा, ईरान के शासक दारा प्रथम से इन्होंने ये प्रेरणा ली थी अभिलेखों को लगाना, ईरानी शासक दारा प्रथम से। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जबकि खोज किया था सबसे पहले स्टीफन थेलर ने। अशोक के शिलालेखों की खोज स्टीफन थेलर ने किया था और वो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। खोज 1750 में हो गया था। 14 शिलालेख मिले हुए हैं अशोक के। अशोक के समय में मौर्यों के 5 प्रांत थे और प्रांत के जो प्रशासक होते थे उन्हें कुमारामात्य या आर्यपुत्र कहा जाता था। पूछा गया कुमारामात्य या आर्यपुत्र कहा गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि में मिले हुए हैं। अब हम देखते हैं जो 5 प्रांत थे कौन कौन से थे अशोक के राज्य में शासनकाल में और उनकी राजधानियां भी थी। तो उत्तरापथ पहला है, उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला अफगानिस्तान में। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी महाराष्ट्र में चले। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी मध्य प्रदेश में। कलिंग उड़ीसा में, उसकी राजधानी थी तोसली। और प्राची उसकी राजधानी जो मध्य देश था प्राची यानी पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। अब इनके जो कुछ अभिलेख हैं उनको हम देख लेते हैं किस लिपि में लिखे गए हैं, क्योंकि ज्यादातर अभिलेख जो हैं अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण अन्य लिपियों में लिखे हैं उनको हम देख लेते हैं। खरोष्ठी लिपि में इनके 2 अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में मिले हैं। अरामाइक लिपि में इनके अफगानिस्तान में तक्षशिला और लकमान में मिले हैं अभिलेख। और अरामाइक और ग्रीक लिपि यानी द्विलिपि द्विभाषा में लिखी गई एकमात्र अभिलेख मिला हुआ है जो मिला है अफगानिस्तान के सर-ए-कुना में। कई बार पूछा गया प्रश्न है सर-ए-कुना जो अभिलेख मिला है किस लिपि में, तो अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि में। तो इसमें कितनी लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, ग्रीक, 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक नाम इनके 2 अभिलेखों मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में मिलते हैं। अशोक का नाम अशोक केवल 2 अभिलेख में, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। रानू कारुवाकी जो कि तीमर की मां थी उनका वर्णन 2 अभिलेखों में मिलता है, एक प्रयाग अभिलेख में मिलता है और एक कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। इसीलिए इसे रानी का लेख स्तंभ लेख भी कहते हैं। रानी का स्तंभ लेख कहते हैं किसको, कौशाम्बी स्तंभ लेख और प्रयाग स्तंभ लेख। ये तीवर की मां थी और एक ही रानी कारुवाकी का ही वर्णन मिलता है। मौर्य वंश के अन्य जो शासक थे उनको देखते हैं। कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मा, ये सब शासक थे। इन लोगों का कार्यकाल बहुत छोटा रहा है, महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं किए गए हैं कुछ। अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश ब्राह्मण वंश था, उसकी स्थापना की गई थी। आगे हम लोग इनके महत्वपूर्ण अभिलेखों को देख लेते हैं और किस अभिलेख में क्या है, क्योंकि पूछा जाता है प्रश्न, तो हम लोग देखते हैं आगे। तो मौर्य वंश की जो महत्वपूर्ण शिलालेख थे अशोक के शिलालेख हैं। इन शिलालेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला शिलालेख जो था, ये प्रथम शिलालेख
इसमें पशु बलि यानी का निषेध किया गया है, यानी अहिंसा पे जोर दिया गया है। और इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को यानी सभी लोगों को अपनी संतान कहा है कि सभी लोग मेरी संतान है। और पशु बलि का निषेध किया गया है, यानी रोक दिया गया, पशु बलि को बंद कर दिया गया था प्रथम शिलालेख। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान दिया, चाहे मानव की चिकित्सा हो या पशुओं की चिकित्सा हो, इस पर ध्यान दिया गया। और लोक कल्याणकारी कार्य जो थे, सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, ये सब चीजें जो थी वो दूसरे अभिलेख में वर्णित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसमें रज्जुकों की नियुक्ति की गई थी। रज्जुकों की नियुक्ति का वर्णन है, ये महत्वपूर्ण है। पांचवें शिलालेख में समाज और सामाजिक व्यवस्था का, उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था जो थी, उनका वर्णन पांचवें शिलालेख में किया गया है। समाज के और वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। अगला है 11वें अभिलेख में धम्म विजय का वर्णन किया गया है। धम्म विजय से की विशेषताओं का वर्णन किया गया है 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया गया है। धम्म विजय, धार्मिक सहिष्णुता। और 13वां जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और 5 सीमावर्ती प्रांतों के नाम मिलते हैं जहां अशोक ने धर्म प्रचारकों को भेजा था। 5 सीमावर्ती जो प्रांत हैं वहां के शासकों का वर्णन भी मिलता है, साथ में आटविक राज्यों का भी वर्णन इसमें मिलता है। जो 5 सीमावर्ती प्रांत थे उनके नाम और शासक लिखे गए हैं। सीरिया में उसमें शासक थे अंतियोक, इनका नाम मिलता है 13वें शिलालेख में। मिस्र के राजा तुर्मे का वर्णन मिलता है। मेसिडोनिया के शासक अतिकिनी का मिलता है। एपिलस के शासक मग का मिलता है और सीरिन के शासक अलेक्जेंडर का वर्णन इनके 13वें शिलालेख में मिलता है। ये सब पूछे गए हैं। ये मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन कई बार आया है, मिलान करने के लिए, जिसमें से आया है आप परीक्षा में। कलिंग युद्ध पूछा गया है। आठवीं राज्यों का वर्णन कब हुआ ये भी पूछा गया है। धम्म विजय के बारे में पूछा गया है, 11वें शिलालेख में है। रज्जुकों की नियुक्ति किस शिलालेख में है ये भी पूछा गया है। कल्याणकारी कार्य, यानी ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। अब मौर्य वंश की बात की क्या स्थिति थी, इसको जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन, और अगला वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। वीडियो की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करिए। धन्यवाद।